नाज़रीन, अमेरिकी इत्तेहाद के हमले से पहले ही उसमें फूट पड़ गई है और जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं वो दौड़ना शुरू हो गए हैं। वाज़ेह तौर पर अब खुलकर बात सामने आ गई है। जो लगातार हम आपको कह रहे थे कि बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो यमन पर हमले से कतरा रहे हैं, तो अब जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूट चुकी है। अब इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी उसने अपने जंगी बेड़े वापस बुला लिए हैं और अमेरिकी इत्तेहाद से बाहर निकल गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा धचका अमेरिका और इसराइल को लगा है। ऑस्ट्रेलिया नाज़रीन इस इत्तेहाद से बाहर निकल गया है और इसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्लोजेस्ट एलाय समझा जाता है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया है, तो इससे और ज़्यादा इसराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मैसिव लेवल पर यमन में जंग की तैयारी जारी है। लाखों जंगजुओं को मोबिलाइज किया जा रहा है, असलहा दिया जा रहा है, उनकी पोजीशंस वो संभाल रहे हैं। बड़े बड़े मार्चेस वहां पर देखने को मिल रहे हैं जहां पर यमनी जंगजू जो हैं वो अपनी पोजीशंस को जाकर संभाल रहे हैं। तो यमन में इस वक्त जंग के हवाले से पूरी तैयारी क्या चल रही है ये आपको बताएंगे। और रेड सी के मुहासरे के बाद यूरोप में वहां पर किस तरह से कितना बड़ा बहरान आने वाला है, इसराइल के लिए अब कितना टाइम बाकी रह गया है और चाइना और रशिया किस तरह से मदद कर रहे हैं, उनके जंगी बेड़े वहां पर डिप्लॉय हो चुके हैं। और यमन ने आखिरी वार्निंग सऊदी अरब को जारी किया है। इस वक्त अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है सऊदी अरब को मनाने की और हथियारों की नई खेप भी देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सऊदी अरब की पोजीशन क्या है, क्या वो अमेरिकी इत्तेहाद में जा रहा है या नहीं, वो अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा की जंग एक ग्लोबल वॉर अब बन चुकी है और कहाँ गजा, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ अमेरिका और कहाँ जापान, कहाँ रशिया, ये सारे ममालिक अब इससे इफेक्ट हो रहे हैं और इस जंग में इन सब के इंटरेस्ट हैं, सब जो है इससे मुतासर हो रहे हैं और ये जंग जो है वो दिन ब दिन फैलती चली जा रही है। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि फ़लस्तीन दिन ब दिन विक्टोरियस होता हुआ नजर आ रही है। ये कैसी अजीब सी बात है कि एक तरफ यूरोप है, अमेरिका है, इसराइल है, जिसे आप सबसे ज्यादा ताकतवर गिरदानते हैं और वो हैं भी सही, क्योंकि दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो इन्हीं ताकतों का बनाया हुआ है। लेकिन सिर्फ एक गजा की जंग ने इस पूरे निज़ाम को धर्म भरम करके रख दिया है, उनकी ताकत को पाश करके रख दिया है और अब हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ मज़ामती तहरीक जो है और उसके इत्तेहादी जो है वो फाते बनकर नजर आ रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आई। आपको पता है कि पूरे ग्लोबल मीडिया पर यही चर्चा है कि भाई अमेरिकी इत्तेहाद में कौन कौन सा मुल्क है जो अनाउंस हो चुका है और कब ये हमला होने जा रहा है। अभी तक अमेरिका ने कोई डेट नहीं दी। ये तारीख में पहली बार हो रहा है जंग अजीम दोम के बाद कि अमेरिका इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इतना ज़्यादा वो कतरा रहा है किसी जंग में जाने के लिए। हालांकि उसके लिए तो जंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है, वो तो बात बाद में करता है, अपनी फौजें पहले वहां पर भेजता है, हमला वहां पर पहले करता है। तो ये वो वाहिद जंग साबित हो रही है। यमन ने जिस तरह से इनको टक्कर दे रखी है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने वॉरशिप्स वापस बुला लिया और उन्होंने कहा कि हम इस इत्तेहाद का बिल्कुल हिस्सा नहीं होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का इस इत्तेहाद का हिस्सा ना बनना यह बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट है। यानी ये कोई ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो कि ठीक है हिस्सा बना एंड देन उससे निकल गया कि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया का इस इत्तेहाद का हिस्सा ना बनना यह बहुत ही गैर मामूली इवेंट हुआ है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया करीबी तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता है अमेरिका का और ये 5 आय का हिस्सा है। 5 आय जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके शामिल है। ये 5 आय क्या है कि इन तमाम मुल्कों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वापस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट एलाय समझा जाता है अमेरिका का। यानी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यानी जो काम अमेरिका ने करना है वो ऑस्ट्रेलिया ने करना है और जो ऑस्ट्रेलिया ने करना है वो समझो अमेरिका उसकी पुष्ट पर खड़ा हुआ है। तो ये पहला मौका हम देख रहे हैं पिछली दहाइयों में कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार अमेरिका के खिलाफ जाकर खड़ा हुआ है और उनके इत्तेहाद कैसा नहीं बन रहा। हालांकि आप देखें कि अभी तक तो ये इत्तेहाद कागजों में ही है ना, अभी तक तो कागजों में ही है। अभी तक तो हमें नहीं पता कि कब इन्होंने हमला करना है और ना कोई ऐसा हमें नजर आ रहा है कि कोई उनकी बड़ी कमिटमेंट है। एक दिन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है वो ऐलान करते हैं और अगले दिन जो इसराइल है वो मुज़ाकरात शुरू कर देता है और वो भी अमेरिका के कहने पर उसने मुज़ाकरात शुरू किए हैं क्योंकि ठीक ठाक इंसल्ट की गई है नेतन्याहू की और उसको कहा गया है कि इनफ इज इनफ, अब हम मजीद ये चीज़ नहीं लेकर चल सकते। तो अभी तक तो वो इत्तेहाद कागजों में है
تو اس کاغذوں میں بھی آسٹریلیا نے کہا کہ نہیں، ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے. جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ 10 کنٹریز جو ہیں وہ پبلک ہیں اور 9 جو ہیں وہ سیکرٹ ہیں. تو آسٹریلیا چاہتا تھا وہ سیکرٹلی بھی اس میں اپنا نام تو رکھوا سکتا تھا یا اوپنلی بھی رکھواتا کہ ایک جو انہوں نے ڈیٹرنس شو کی ہے، جو دھمکایا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنے ملک ہیں، اس میں تو وہ کاریگر ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اوپنلی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. تو یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہوئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب آسٹریلیا جیسا ملک جو کہ قریبی ترین اتحادی امریکہ کا، اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو جو باقی خبریں چل رہی تھیں کہ بھائی بہت سارے ملک جو ہیں وہ کترا رہے ہیں، بلکہ ایک یورپی ملک ایسا بھی ہے جو کہ زیادہ چانسز ہیں، فرانس، اس نے یمن کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے عمان کے تھرو کہ معاملات کو ذرا سلجھایا جائے، حملے کی بالکل ہم نہیں چاہتے ہیں. تو یہ بہت ایک اہم ترین چیز ثابت ہوئی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، فرانس کے حوالے سے بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں. ابھی تک یہ اندر کھاتے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ فرانس بھی پل بیک کرنے والا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. ابھی جب یہ خبر کنفرم ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آسٹریلیا کے جانے سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ بھائی کتنے ایک پانی میں ہے امریکہ، کتنے جگہ ہے، اور وہ کتنا کو حملہ یمن پر کر سکتا ہے، اور آگے اس جنگ میں فاتح کون نظر آ رہا ہے، پلڑا کس کا باری ہے. تو ناظرین آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی اور ایک طرف سب سے غریب ملک کھڑا ہوا ہے، سب سے غریب ملک جس نے پچھلے 9 سالوں میں جنگ لڑی ہے، سول وار لڑی ہے جس نے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ٹکر دے رہا ہے. اس پر ایک ایکسپرٹ نے بڑا زبردست تجزیہ کیا، میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ان اتحادیوں کو مسئلہ کیا ہے. یہ جو امریکہ نے ڈبل سٹینڈرڈ اپنایا ہے نا اور ہمیشہ منافقت کی ہے، خاص طور پہ یہ یوکرین میں بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ جنگ چھیڑ کے پھر سیڑھی کھینچ لیتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ثابت ہوئی. آپ دیکھیے، the American asked his tools to wage war on Yemen again and the tools asked him that he would not do so unless he was the first to attack Yemen. Meaning, do not involve us and then leave us. This is the truth and its detail will be revealed in the coming days. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ٹولز یعنی یہ جو سارے اس کے ملک اتحادی کو کہا کہ تم حملہ کرو یمن پر، تو ان اتحادیوں نے کہا نہیں، پہلے تم حملہ کرو پھر تمہارے ساتھ ہم آئیں گے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے حملہ کرواؤ اینڈ دین خود لیو کر جاؤ؟ یعنی یہ جو یوکرین میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس نے یورپ کو بھی بہت زیادہ خبردار کیا ہے. اس نے یورپ کے سامنے بھی امریکہ کی کلئی جو ہے وہ کھول دی ہے کہ بھائی امریکہ یہ بھی ہمارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب سارے اتحادی ہیں بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بن پا رہے. آپ پچھلی جنگیں اٹھا کر دیکھ لیں، افغانستان 20 سال جنگ لڑی، ابھی امریکہ وہاں سے نکلا بھی نہیں تھا کہ طالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب دنیا کی جو ریالٹیز ہیں وہ بدل رہی ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، ایک چیز آپ سمجھ لیں جو ہمیں فاتح بنا رہی ہے، فلسطین کو فاتح بنا رہی ہے، وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے ناظرین کہ اس جنگ نے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو ایسی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے کہ وہ چاہیں بھی تو مدد نہیں کر پا رہے. یہ سب سے مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسی پوزیشن میں ایسے دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی مدد نہیں کر پا رہے. یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے ان کے لیے. اچھا اب آگے چلیے، یمن کی تیاریاں کیا ہیں اور ریڈ سی میں صورتحال کیا ہے، اور چائنا اور رشیا وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن آپ کا یورپ اور امریکہ نہیں گزر پا رہا، اسرائیل نہیں گزر پا رہا. یہ بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی. اس وقت ناظرین ریڈ سی جو ہے وہ 95% کلوز ہو چکی ہے، بالکل کوئی جہاز ان کا وہاں سے نہیں گزرا ہے. اور دلچسپ بات آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دنوں سے ان کے کسی جہاز کے تباہ ہونے کی خبر نہیں آئی. وہ اس لیے نہیں آئی کہ وہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں. بھائی گزرے گا تو وہ اس کو پکڑیں گے نا. اٹس مین کہ بالکل کوئی اسرائیلی جہاز جو ہے وہاں سے نہیں جا رہا، کوئی ایسا جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا جو کہ اسرائیلی کنٹینر وہاں پر لے کر جا رہا ہو، ٹھیک ہے. تو جو ریڈ سی ہے وہ پوری طرح سے یورپ اور اسرائیل کے لیے کلوز ہو چکی ہے. اچھا آگے چل کر میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں تیاری کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یمن کی تیاری کیا ہے. یعنی ادھر تو جو اتحاد ہے اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ تو آپ کو بتا دیا میں نے، لیکن یمن پوری طرح سے ٹھان چکا ہے. اس نے کہا کہ اب یہ فیصلہ کن جو جنگ آ گئی ہے، اب امریکہ اور اس کو اتحادیوں کو سبق سکھانے کا وقت ہے، اب اسرائیل کو بھی سبق سکھانے کا وقت ہے اور یہ موقع ہم ضائع نہیں کریں گے. تو انہوں نے پوری طرح سے تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے، میسو لیول پر تیاری ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں. We declare the readiness of the Yemeni people for all options and possibilities for any confrontation with the Israeli and American aggression. پھر آپ دیکھیے the Houthis who fight barefoot کہتے ہیں ننگے پاؤں on the hot sands of Yemen have begun a massive mobilization. They are preparing for the battle against the United States and helping the Palestinians.
Ansarullah official says that American army will be defeated much more quickly than in previous experience in Vietnam and Afghanistan. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो नंगे पांव जो पिछले 9 साल नंगे पांव यमन की तपती रेत पर जिन्होंने जंग लड़ी है, अब उन्होंने दोबारा से मैसिव मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू कर दिया। अब ये मैसिव मोबिलाइजेशन क्या है, यानी आप देखें ना कि एक तो जो यमन का कल्चर है उसमें आप अगर उनकी अपीयरेंस आप देखें तो आपको वो हमेशा ऐसे यहाँ पर खंजर आपको उनका नजर आएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर खंजर रखते हैं। तो ये उनका एक कल्चर भी है कि मतलब उनकी शुरू से ही जो मतलब बच्चों की तरबियत की जाती है वो जंग के हवाले से, लड़ाई के हवाले से उनको पूरी तरह से तैयार किया जाता है। यानी उनके कल्चर में है ये सारा कन्फ्रंट करना, इस तरह की जो साम्राज्यी कुव्वतें हैं उनके खिलाफ लड़ना, उनको मतलब ये पहले दिन से सिखाया जाता है। तो इसमें आप यूँ समझ लें कि उनके जितनी भी यानी 32 मिलियन उनकी आबादी है, तो उनके जितने भी मर्द हैं उनको आप जंगजू समझ सकते हैं। तो अब वो सबको मोबिलाइज किया जा रहा है, ये लाखों की तादाद बनती है। यानी जो डिक्लेयर्ड हैं वो तो उनके मेरे ख्याल 20 लाख के करीब जंगजू हैं, लेकिन अब ये जो बाकी आम लोग हैं जो कि जिनको बचपन से ये तरबियत दी जाती है उनको भी असलहा दिया जा रहा है और उनको भी मोबिलाइज किया जा रहा है। तो वहां से वीडियोस सामने आ रही हैं कि कैसे मार्चेस हो रहे हैं, बड़े बड़े मार्च जिसमें हजारों एक एक मार्च में शामिल हैं और असलहा लेकर वो अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ कोस्ट लाइन पर या बाकी जो भी उनकी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है या उनका प्लान है उसके मुताबिक वो पोजीशन संभाल रहे हैं। तो ये टोटल तादाद जो है मेरे ख्याल से ये 30 से 40 लाख बन रही है, ठीक है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि 1.5 मिलियन फाइटर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट से मोबिलाइज करके वो यमन की तरफ रवाना करेगा और खुद अपने यमन के 20 लाख तो वो हैं जो ट्रेंड हैं, जो मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हैं कि हमारे पास इतने फाइटर्स हैं, और बाकी ये जो 15 से 20 लाख वो आम लोगों को जो मोबिलाइज कर रहे हैं। और वो भी आम लोग ऐसे नहीं है कि मेरे और आप जैसे जिन्होंने कभी बंदूक चलाना सीखी नहीं है, वो बचपन से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी ये कल्चर में ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मैसिव लेवल पर मोबिलाइजेशन है। उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अगर अमेरिका या कोई भी आता है तो फिर हम उसको सबक सिखाएंगे। इसके अलावा आप देखें तो नेवल माइंस जो है वो शुरू कर दी, इसकी तफसीलात आपको बता चुके हैं, नेवल माइनिंग वहां पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो यमन की समुद्री फोर्स है वो वहां पर उन्होंने उतार दिया समंदर में और पूरी तरह से वो मॉनिटर कर रहे हैं इसराइली शिप्स जो वहां से अब गुजर ही नहीं रहे। इसके अलावा अमेरिकन की क्या मूवमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, उन पर पूरी नजर रखी जा रही है। और देखिए सैकड़ों शिप्स अब वहां पर आ गए, यानी वॉरशिप्स अमेरिका के हैं, उनके इत्तेहादियों के वहां पर मौजूद हैं पहले से। तो उसके बावजूद उन्होंने जितने भी इसराइली शिप्स वहां से गुजरे हैं उनको उड़ाया है, उनको निशाना बनाया है, किसी एक को भी बख्शा नहीं है। तो इतने हंड्रेड्स ऑफ वॉरशिप्स होने के साथ भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों में जुर्रत नहीं है कि एक भी इसराइली जहाज वहां से गुजार सके। अब देखें ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, यानी हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकी और उनके इत्तेहादियों के वॉरशिप्स हैं, लेकिन उनमें इतनी जरूरत नहीं है कि एक भी इसराइली जहाज यहां से गुजार सके। और इसराइल चीख रहा है कि 2 हफ्ते हो गए एक कंटेनर भी हमारा वहां पर पहुंचा नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो जो उनकी इलाट की बंदरगाह है वो कंप्लीटली शट डाउन हो चुकी है। सीईओ इलाट के वो क्या कहते हैं कि 95% जो एक्टिविटी है यानी 100% कह लें इसको, वो कंप्लीटली शट डाउन हो चुकी है। अब इसमें आप बहुत अहम चीज़ आप ये समझें कि ये जो इलाट की बंदरगाह ये इंटरनेशनल पोर्ट है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों की ये पोर्ट नहीं है। उसमें आप देखें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसराइल की हैं, और इसराइल जो सारी तिजारत करता है वो समंदर के जरिए करता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बंदरगाह है वो इलाट की है। तो यहाँ पर दुनिया के जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस पोर्ट पर और उधर मेडिटेरेनियन सी वाली हाइफा वगैरह बाकी पोर्ट्स पर, ठीक है। तो उन सब का कारोबार ठप हो गया है। दुनिया के जो सारे बड़े जाइंट्स हैं ना, जो सारे बड़े मतलब मेजॉरिटी ऑफ बिलियनर्स हैं, उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उनकी ये इन्वेस्टमेंट यहां पर डूब रही है। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। और वो सारे जो मैक्सिमम बिलियनर हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो वो वहां से अमेरिका को भी पुश कर रहे हैं कि भाई ये रास्ता खुलवाओ, हम तो दिवालिया हो जाएंगे। तो ये समझे ये गेम कहां तक जा रही है। ये इसलिए मैं कहता हूं ये पूरी दुनिया के निजाम को अपने लिपेट में ले रही है कि वो जो दुनिया के बड़े बड़े जाइंट थे जो कि बिलियनर्स हैं, दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं, उनको यमन ने टक्कर दे दी है और उनका एक भी जहाज यहां से नहीं गुजरा। फिर आप देखें कि जैसे मायर्स है दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी, उसने अपनी फी बढ़ा दी है। मेडिटेरेनियन सी शिपिंग कंपनी जो दुनिया के नंबर 1 है, उसने अपनी फी बढ़ा दी है क्योंकि उसको घूम कर जाना पड़ रहा है। और इसमें अगली अहम तरीन चीज यह है कि यूरोप के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर आ रहा है, यूरोप के लिए बहुत बड़ी तबाही आ रही है। उसकी वजह यह है कि यूरोप का कोई शिप यहां से नहीं गुजर रहा। यूरोपियन कंपनीज ने बैन कर दिया ये रास्ता, वो अफ्रीका से घूम कर आ रहे हैं। अब इसमें
यूरोप के लिए ज्यादा तबाही क्यों है? क्योंकि चाइना और रशिया के जो शिप्स हैं वो तो यहां से गुजर रहे हैं। यानी ये स्पेशल बयान जारी किया गया यमन की जानिब से कि चाइना और रशिया के जो शिप्स हैं वो रेड सी से गुजर सकते हैं। तो आप देखें कि चाइनीज और रशियन कंपनीज को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि वो उनकी कॉस्ट तो वहीं पर है जहां पर पहले थी, लेकिन जो यूरोपियन कंपनीज हैं, देखें ये जो दुनिया में हेजीमनी होती है ना, आपकी दुनिया में आप रूल करते हैं तो वो अपनी कंपनीज के जरिए रूल करते हैं। अगर आपकी कंपनीज तबाह हो जाएं तो कोई मुल्क दुनिया पर रूल नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या हो रहा है कि चाइनीज और जो आपके रशियन कंपनीज हैं वो तो बहुत ज्यादा यहां से मुनाफा कमा रही हैं, वो तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही हैं, लेकिन इधर यूरोपियन कंपनीज तबाह हो रही हैं, इसराइली कंपनीज तबाह हो रही हैं, अमेरिकन कंपनीज तबाह हो रही हैं, और खुद यूरोप के लिए इतना बड़ा डिजास्टर आ रहा है कि वहां पर कीमतें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। जी हां, अब जो वहां पर डिलीवरी पहुंच रही है तो कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं, और वहां पर ऑयल की कीमतों में उछाल आ रहा है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है BP, ये बर्तानिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसने रेड सी से अपना रास्ता बंद किया हुआ है, वो घूम कर जा रही है, तो उससे एक्स्ट्रा फीस पड़ रही है। ठीक है ना, तो ये भी इस जंग के हवाले से बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए आप बर्तानिया उठाकर देख लें, आप फ्रांस देख लें, आप जर्मनी देख लें, ये जो सारी बड़ी ताकतें आज सीज फायर कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको अपनी तबाही आगे नजर आ रही है। और वैसे भी मैं आपको एक चलते चलते एक बात बता दूं कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी तबाही होती है या जितनी भी जंगें होती हैं, या दुनिया में कहीं भी, मतलब ज्यादातर तो यहीं पर जंगें हुई हैं ना मिडिल ईस्ट में, एंड देन आपका ये अफगानिस्तान वार 20 साल तक चली, तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना वो यूरोप को होता है। इसलिए अब यूरोप जो है वो अमेरिका पर सवालात उठा रहा है। ये जब अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई थी ना, तो यूरोप ने बड़े सवालात उठाए थे अमेरिका पर कि आपने हमारे साथ किया क्या, क्योंकि ये जो सारी जंगें होती हैं ना उसका नुकसान यूरोप को भुगतना पड़ता है, इकोनॉमी के मद में भी, और जो इमिग्रेशन आते हैं, जो हिजरत होती है वो सारी यूरोप में होती है, तो उनको ये बहुत सारे ज्यादा मसाइल का भी सामना। आप देखें ना कि यूक्रेन में जंग चली हुई है, सारे वहां से हिजरत जो है वो यूरोप, बाकी यूरोप में हो रही है, तो इकोनॉमी जो है वो यूरोप की तबाह हो गई। तो अमेरिका को क्या हुआ? ना वहां पर कोई मुहाजिर गया, ना उनकी इकोनॉमी को कोई नुकसान हुआ। तो ये चीज आज यूरोप को समझ आ रही है। इसीलिए कोई यूरोपियन कंट्री जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, और कोई नई जंग नहीं छेड़ना चाह रहा कि हमें जो इसका सेटबैक आएगा वो तो हम ही को आएगा। तो ये इस हवाले से काम चीज है। इसके अलावा आखिर में जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको पहले दिन बताया था कि सऊदी अरब के बगैर ये जो इत्तेहाद है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है भाई, ये सारे मुल्क बाहर से आकर उधर अपने वॉरशिप्स लगाकर, यानी आपके पास जमीन कोई भी नहीं है और आप समंदर में अपने वॉरशिप्स हैं, तो उनसे आप क्या बिगाड़ लेंगे? तो इसीलिए सऊदी अरब उनके लिए बहुत अहमियत कामिल है। इससे पहले भी अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी हैं उसमें सऊदी अरब शामिल रहा है। तो अब वो सऊदी अरब को कन्विंस कर रहे हैं, और कन्विंस किस तरह से कर रहे हैं आप देखें ना कि बड़ी खबर ये आई है कि अमेरिका ने जो ऑफेंसिव वेपन्स की सेल है सऊदी अरब को, वो बैन खत्म कर दिया। ठीक है ना, इससे पहले सऊदी अरब पर बहुत सी पाबंदियां लगी थी, जैसा कि MBS ने जमाल खाशोगी को मुबैना तौर पर कत्ल करवाया था, तो उसके बाद काफ़ी हालात कशीदा हुए थे, पाबंदियां भी लगी थी। तो अब अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को मनवाने के लिए इस तरह की छूट दे रहा है और उनसे पाबंदियां खत्म कर रहा है। लेकिन यहीं पर यमन ने वार्न किया है, यमन ने एक आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि हम किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर सऊदी अरब इस जंग में शामिल होता है। आप सिर्फ बयान देखिए, हौसीज हैव सेंट मैसेज टू सऊदी अरेबिया, वी डोंट वांट सऊदी अरेबिया टू बी इन एनी अलायंस टू सपोर्ट इसराइल, वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी कंट्री दैट ओपन्स इट्स एयर स्पेस टू बॉम्ब यमन, Saudi Arabia's future is in danger from Israel, and Egypt's position in rejecting the American coalition in the Red Sea will protect the Suez Canal. We advise the Saudi Arabia and the UAE to not to stand with the Israelis in the face of those who support the Palestinian people. वो कह रहे हैं कि ये जो इजिप्ट ने किया ना, कि इजिप्ट इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बना, तो उसने क्या किया कि अपना भी दिफा किया है, सुएज कैनाल का भी दिफा किया है, और इससे उसको फायदा होगा। लेकिन सऊदी अरब और UAE अगर ये उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर सोच लें कि इनके साथ हम क्या करेंगे, और ये इनका फ्यूचर तबाही में है। हम तो हैं किसी जोगे नहीं, हम तो वैसे ही पहले ही इतनी जंगें लड़ी हैं और गरीब हैं। ये सऊदी अरब जो तरक्की देख रहा है ना, ये फिर ये नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने ये फाइनल मैसेज जो है वो उनको भिजवाया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और अगर आप पूरी मेरी वीडियो को समझे तो आपको फ़लस्तीन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फ़लस्तीन के इत्तेहादी छाए हुए हैं, फ़लस्तीन के इत्तेहादी उनको टक्कर दे रहे हैं, फ़लस्तीन के इत्तेहादियों के सामने वो घुटने टेक रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही, अब अमेरिका जैसे मुल्क को समझ नहीं आ रही कि आगे हम करें क्या, आगे क्लियर रोड मैप क्या है। उधर सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होने जा रही है,
اور اس کو بار بار امریکہ پوسٹ پون کروا رہا ہے کیونکہ وہ ویٹو نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ پچھلا جو ویٹو اس نے کیا ہے وہ اس پر سب سے بڑی لان تان پوری دنیا سے ہو رہی ہے. تو ناظرین یقین مانیے اس وقت اسرائیل جھگڑا ہوا ہے اور وہ خود تو دلدل میں گیا ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی دلدل میں لے گیا ہے. اس لیے سارے کلو لیس ہیں, کسی کو پتہ نہیں کہ بھائی اب اس سے ہم نمٹے کس طرح سے. تو یہ ناظرین تازہ ترین تفصیلات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.